ठीक हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस मैम। मैम। ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई? यो मैम। ओके, ब्रिलियंट। मैं भी दूसरे लिंक से ज्वाइन कर रही हूँ, जैसे सेकंड। ओके, ऑलराइट। कैसे हो आप लोग? मैम अच्छे अच्छे। तैयारी है वीकेंड की, संडे आ रहा है, कोई प्लान्स? यो मैम। क्या प्लान्स है? कहीं घूमने जा रहे हो? नो मैम। प्लान्स क्या है? कुछ तो सोचा होगा। मैम पढ़ाई के प्लान्स हैं। पढ़ाई के प्लान्स है। कल टेस्ट है ना तुम्हारा? कौन से सब्जेक्ट का है? बायो का तो नहीं है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सिर्फ? यो मैम। ठीक है, ये भी ठीक है। ओह मैम अटेंडेंस हो गई? नहीं, अटेंडेंस हम एंड में लेंगे, ठीक है यो मैम। ना, क्योंकि अभी काफी बच्चे नहीं आए, फिर कंफ्यूजन रह जाती है, कोई ना कोई बच्चा रह जाता है, राइट? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, संडे को स्कूल का रिटर्न वर्क खत्म करना है। अच्छा, फाइलें बनानी है। फाइलें यार रात को बनाया करो, रात को सोने से पहले, जब तुम्हारी क्लासेस हो जाती हो, तुम खाना वाना खा लेते हो ना, तब बनाया करो फाइलें, क्योंकि तुम वैसे भी नींद में होते हो, पढ़ते तो उस टाइम मन भी नहीं होता पढ़ने का, पूरा दिन तो निकल गया पढ़ते पढ़ते या करते हुए। रात को बनाया करो फाइल, जब तुम नींद में होते हो, वो बेहतर रहता है। वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है 1 घंटे के लिए, और रोज 1 घंटे के लिए फाइल बनाओगे तो बन ही जाएगी। रोज बनानी पड़ेगी ना फिर ये, एक दिन बैठ के 2 दिन बैठ के लगे रहोगे तो दैट फिर तुम्हारा संडे जाता है। तो बेटा संडे मत खराब किया कर, फाइलें तू रोज रात को बना लिया कर, 1 घंटा खत्म हो जाएगी, इतनी भी नहीं होगी। ट्राई करके देखना, ठीक है? चलो जी, तो हम कौन सा चैप्टर करेंगे आज? हम लोग चलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर की तरफ से, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ना। तो आज हम करेंगे मैम चैप्टर नेम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, तो आज हम लोग करेंगे क्या? आज हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो, इस चैप्टर को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है चैप्टर, ठीक है? इस चैप्टर में डेटा बहुत है, तो आपको ना डेटा याद करना है। तो जहाँ पे भी जोन सा डेटा से क्वेश्चन आता है, जोन सा डेटा याद करना है। मोस्टली तो मैंने चार्ट बना रखे हैं ताकि सबको भाई इजी रहे। उसके अलावा जहाँ पे भी जो याद करने वाला होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगी, उस पर फोकस देना है। तो समझने के लिए ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझ तुम भी जाओगे, खुद भी पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, समझ आ जाएगा। दिक्कत सिर्फ है कि आपको इसे याद रखना है। तो याद रखने के लिए होता है कि एक तो अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना, क्रिस्प नोट बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो करो तो वो याद हो जाएंगे। और एनसीईआरटी डेटा याद करना, बाहर का भी होगा ना, जो थोड़ा सा बाहर का पार्ट है वो तो मैं यहाँ कवर करा दूंगी। तो इसमें एनसीईआरटी डेटा याद करना, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाता है सीधी सीधी लाइन से, ठीक है? यो मैम। हाँ, और इससे मोस्टली रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर ही नहीं है ना कि हर बार नए टाइप के क्वेश्चन है। तो मोस्टली रेपिटेशन ही है, बस तुमको उसको समझना है। एक बार मैं समझा दूंगी तो मैं समझ आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट सो यू कैन रिमेम्बर इट, राइट? यो मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर करेंगे, ठीक है? कि एक बार चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि क्या करना है हमें इसमें। उसके बाद हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा हफ्ता आ रहा है, इस वीक हम लोग क्या करेंगे, राइट? बिकॉज नेक्स्ट वीक में यहाँ होंगी नहीं, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, तो वो फिर टारगेट आप उनके साथ सेट कर लेना। इस वीक का टारगेट हम लोग साथ में सेट कर लेते हैं, ठीक है? कि हमने इस हफ्ते क्या कवर करना है, क्योंकि अगर हम टारगेट के साथ चलेंगे ना तो ईजी रहेगा। ऐसे तो हम पढ़ते रहेंगे और कोई अंत नहीं होगा चीजों का। तो टारगेट सेट करेंगे कि इस वीक मुझे किस चीज पे ध्यान देना है, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? चलो। अरे, पेज कहाँ गया? इतना सारा बोलने के बाद पेज नहीं दिख रहा मुझे, बताओ। चलो भाई, टारगेट सेट करते हैं। तो अब जो आपका कमिंग संडे है, उस संडे में कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? जो कल नहीं, पर नेक्स्ट वाला संडे। बायोलॉजी। वन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को प्रिपेयर करने के लिए कितने दिन हुए हमारे पास? 6 8 5। बहुत बढ़िया देखो,
कभी भी हम लोग संडे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं तो संडे काउंट नहीं करूंगी किसी भी दिन बायो को पढ़ने के लिए। अभी जब टाइम आएगा कि हमें बायो संडे को भी पढ़नी पड़ेगी तब पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं संडे काउंट नहीं करती। तुम्हारे पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डेज हुए हैं? यो मैम। और कितने PYQs है इसके? कितने PYQs है? मैम 122। खोल के देखी थी बुक? खोली थी? दिख नहीं रही है मुझे बुक, थी तो नीचे ही। खोली थी बेटा बुक? यो मैम। यो मैम। 122 कह रही है, राइट? यो मैम। और एम्स में देख लिए कितने आए थे? ये इसमें क्यों खुल रहा है? क्रोम में खुलना चाहिए। रुको रुको, ये क्रोम में खुल रहा, एक सेकेंड। तभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, अजीब सा दिख रहा है। एम्स की बुक भी है, मैं एम्स का भी तुमको अभी भेज देती हूँ। ये भी लगाने हैं भाई क्वेश्चंस, ठीक है? यो मैम। यो मैम। देख लेते हैं कितने हैं। ओ यार इतने मुश्किल नहीं है कि तुमसे ना हो। कहाँ है हमारा? ये रहा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दिख रहा है 149। ये 149 पे आते हैं। नीचे होना चाहिए। लेट्स सी कहाँ पहुंचे। 173 ज्यादा नीचे आ गए। 149 प्लांट रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके नेक्स्ट होना चाहिए। ये रहा। तो क्वेश्चन है इसके अंदर, तो एम्स ने पूछे, हाँ जितने क्वेश्चन एम्स ने पूछे हैं, अच्छा एम्स ने पूछे 63 क्वेश्चन, ठीक है? यो मैम। तो ये 63 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। हमने इस संडे का टेस्ट इतने अच्छे से प्रिपेयर करके देना है कि इस चैप्टर में हमें कभी दिक्कत ना हो, ठीक है? तो मैं तुम्हें इन क्वेश्चंस की ना स्लिप लेके एक PDF बना के भेजूंगी, क्योंकि ये पूरी बुक ना भेजनी मुश्किल है, ये मेरे व्हाट्सएप से जाती नहीं है। मैं तुमको स्निप लेके भेजूंगी। तो आपका रोज का टारगेट क्या रहेगा? आपका रोज का टारगेट रहेगा दैट यू हैव टू डू, इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन लगाओगे आप? 20। 20, हम अभी भी 20 पे चलेंगे, ठीक है? 20 क्वेश्चन लगाओगे तो 6 डेज में कितने हो जाएंगे? 120। 120 क्वेश्चन है ना, तो 120 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ है 120 क्वेश्चंस, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करें एजर्शन रीजन, क्योंकि एम्स की बुक में मिलते हैं आपको। तो हम 120 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी? जिसको डाउट होगा, आप डाउट कैसे पूछोगे? देखो, अगर तो 1 घंटे की तो क्लास है ना? अगर मैं इसमें हर रोज डाउट लूंगी तो कब क्लास कभी खत्म नहीं होगी। सो व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन डू वन थिंग, कि हम लोग डाउट्स के लिए जैसे ही आप कुछ पढ़ते हो, आप कोई क्वेश्चन लगाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे आपने तुक्के से आंसर दे दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना? ऐसे भी तो होता है ना, तुक्के से मेरा आंसर सही आ गया। तो मान लो मुझे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मुझे तुक्के से मुझे पता चला 9 का आंसर C है, लेकिन 9 का आंसर C कैसे आया मुझे समझ नहीं आया। दूसरा, जब भी मैं आंसर निकालूंगी और मैं ऊपर नीचे ऑप्शंस देखूंगी ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा C ऑप्शन का क्या मतलब है या D ऑप्शन का क्या मतलब है, तो आप उस क्वेश्चन का स्निप लेना से मतलब स्क्रीनशॉट लेना, मुझे भेज देना और वॉइस मैसेज भेज देना कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है? सो आई विल एक्सप्लेन यू, ओके? यो मैम। तो टारगेट है 6 days 20 क्वेश्चंस एवरी डे, राइट? यो मैम। मंडे से स्टार्ट हो रहा है ये, राइट? तो अगर आप चाहते हो, आप थोड़ा अगर उसमें आप एडवांस होना चाहते हो, तो आप सैटरडे को कुछ क्वेश्चंस करके सो जाना। आपको लगता है कि मैं बीच में कभी छुट्टी लेनी है या नहीं हो पाएगा, तो संडे को कुछ क्वेश्चंस कर लेना। लेकिन टारगेट है 120 क्वेश्चन है, और लास्ट डे तक मत छोड़ना, फिर कभी नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपका टारगेट रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, क्लियर? यो मैम। कुछ लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के याद है, हमने 20-30 क्वेश्चन तो साथ में कर ही लिए हैं इसके। यो मैम। तो देखो इस सेंस में भी हम आगे हो गए, है ना? हमारा थोड़ा बफर बच गया, उस टाइम पे हम एम्स वाले क्वेश्चन कर लेंगे, राइट? यो मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ये हमारा टारगेट है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है। इतना पढ़ने के बाद ये नहीं सारे आंसर टिक करके आने हैं, आपको जो आंसर नहीं आ रहा होगा पेपर में छोड़ के आना है। तो हमारा टारगेट बस यही है कि बस हमें मैक्सिमम मार्क्स इस वाले चैप्टर में लेके आने हैं, क्योंकि जब हम पूरा पढ़ के देंगे हमें तभी पता चलेगा ना कि पूरा पढ़ने के बाद भी मेरे कम नंबर आते हैं, तो दैट मीन्स प्रॉब्लम है कहीं, फिर हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप एक बार पूरा पढ़ के दोगे ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा ना प्रॉब्लम का है। ये तो यही लगता रहेगा मेरे पढ़ने में कमी है, बट हो सकता है ना पढ़ने के तरीके में कमी हो, कितनी सारी चीजें हो सकती है, तो पता कैसे चलेगा जब तक आप करोगे नहीं? तो इस संडे वाला टेस्ट जो
अपकमिंग संडे, कल का नहीं, नेक्स्ट वीक का, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ के पेपर दोगे ताकि हम लोग फिर डिस्कस कर पाए। आई नो उस टाइम मैं होंगी नहीं, तो जब मैं वापस आऊंगी तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर पाए, नहीं तो नई टीचर से डिस्कस कर लेना कि प्रॉब्लम क्या है, राइट? Yo-yo. Yo-yo ma'am. जैसा Yo-yo जैसा ma'am. तुमको कंफर्टेबल लगे, है ना। पहले कौन पढ़ाता था मेरे से पहले? Ma'am, Himanshu. Himanshu Himanshu sir. sir. हिमांशु सर से तो कंफर्टेबल हो ना? Yo-yo. Yes ma'am. Yo-yo ma'am. Yo-yo हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली हिमांशु सर पढ़ाएंगे, Yes ma'am. है ना। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट? No ma'am. No ma'am. बहुत बढ़िया। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हमने, हमारा टारगेट यही है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें लेकर आने हैं, राइट। चलो अब सेकंड है जो मैं जानना चाहूंगी, वही तुम बताओ, यू सजेस्ट मी कैसे क्या करना चाहिए, बट काइंड ऑफ टीचर यू वांट जो आपकी जिंदगी आसान कर दे। क्या फीचर्स होने चाहिए एक टीचर में हमारे हिसाब से, बोलो भाई। वो कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ाए। टीच कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, ठीक है। व्हाट एल्स? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए। मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस इन क्लास, ऑलराइट। व्हाट एल्स? मैम क्लास में इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। सॉरी, एक एक करके बोलना। मैम क्लास ओके, रेज योर हैंड्स। ओके ओके, विशाल बोलो। मैम क्लास में इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। should be fun in class. कैसे enjoyment? For example, स्टडी से रिलेटेड। for example, example तो दे। मैम जैसे कभी कभी मजाक करना। Books, ठीक है, fair enough। और मैम कॉन्सेप्ट को इजी वे में एक्सप्लेन करें। make concept easy and mnemonics बता के। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. Okay, what else? What else? मैम एनिमेशन क्लियर करवाएं। एक बार हैंड रेस कर दो बेटा। अरे मैं तेरा नाम नहीं पढ़ रही भाई, हैंड रेस करेगी तो इजी हो जाएगा। दो लोगों ने एक साथ बोला, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलना। हाँ भैया, पायल। अगर मैम वीडियोस दिखा रहे हो ना तो एनिमेशन से दिखाएं, उससे ज्यादा समझ आता है। ओके, जैसे कल किया था हमने। यस जो मैम। मैम ठीक है बेटा, वो अच्छा था ना, मजा आया था। मैम और अरे और कुछ भी बोल सकते हो, मैं ऐसा नहीं है पर्सनल ले जाऊंगी भाई, कुछ भी बोलो जो तुमको लगता है कि ऐसा होता तो बेहतर होता। मैम आप ना हमें अपने बचपन की बातें भी बताओगे। डिस्कस, अरे कैपिटल आजा। जस्ट should discuss about their items. ओके, और एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आएंगे उनको डिस्कस करना, मतलब एंड मैं समझी नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताना। यस मैम। डाउट सॉल्व करवाना। टॉपिक्स ऑफ should we discuss, डाउट सॉल्व कराना। यस मैम। ओके, कैसे कराने, क्लास में कराए या फोन पे? मैम फोन पे ही करवाना। ऑन व्हाट्सएप, ऑन फोन और क्लास, मैम क्लास में तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर। है ना। हेल्प टू सॉल्व डाउट्स ऑन फोन, वॉइस नोट से चलेगा ना? यस मैम। हम यस मैम।
हाँ वॉइस नोट्स इजी पड़ता है मुझे लगता है। ओके और रिवीजन लास्ट में सब। रिवीजन ऑफ द चैप्टर एट द एंड, जो ये मैम हर क्लास के बाद बोल रही है या फिर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करने को कह रही है? चैप्टर खत्म होता है तो उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स होते हैं उनको रिवीजन। ओके क्विक क्विक माइंड मैप्स बनाते हैं ना एक तरह से, मतलब माइंड मैप्स मतलब वो छोटे नोट्स हो गए। यो मैम। ओके जी और कुछ? बार बार थोड़ी मैम होमवर्क देना है, नहीं देना है? मैम देना। देना है। assign some homework, सम ना, बहुत ज्यादा नहीं ना, सम या बहुत ज्यादा बता दो, मैं बहुत ज्यादा लिख देती हूँ। मैम कोई बात नहीं। सम बिकॉज स्कूल का होमवर्क भी तो होगा, फाइल भी तो यो होगी, ये इसलिए। मैम और बताओ मैम और चैट कुछ? बॉक्स में भी लिखा है। चैट बॉक्स में भी मैसेज आया है। अच्छा मैम हमको मंडे को धर्मशाला जाएंगे क्योंकि मंडे को धर्मशाला में सीएम आ रहे। ओके शगुन, मेरा नमस्ते कहना। मैम यो सक्सेस होने के लिए किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया वो भी पता है। शुड शेयर लाइफ डिफिकल्टीज विद अस। ठीक है, तुमको ये डालना अडल्ट लाइफ ऐसी होती है? ठीक है, गॉट योर पॉइंट। और मैम बस। और किसी को कोई पॉइंट? गुड इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट है, हाँ तो कैसे करनी है ये तो पूछ रही हूँ बावली। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये तो बता सिल्की कैसे करनी है इंटरेक्शन, कैसे करना चाहते हो इंटरेक्शन? फ्रेंडली रहे। फ्रेंडली लेके पीकली डालू तेरे कैसे फ्रेंडली रहूं, जोक सुना के, पर्सनल बात करके? मैम खड़ूस नहीं होना चाहिए टीचर। टीचर ओके, टीचर शुड नो, अरे अरे क्या हुआ ये, शुड नॉट बी रूल्स। और आप हमें बता सकते हो कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कैसे मेहनत कर सकते हैं? ओके शुड टेल अस हाउ वी कैन वर्क हार्ड to suggest some ways. All right, what else? मैम एनसीईआरटी से डाउट क्लियर करवाओगे? मैं तो पूछेगी तो क्यों नहीं कराऊंगी, पूछ भी तो सही। यस। तुम ही तो मना किया मुझे एनसीईआरटी डिस्कस, एनसीईआरटी एनालिसिस तुमको नहीं चाहिए, मैं तो थी इंटरेस्टेड, सारों ने मना कर दिया। मैं कहा ठीक है। नो मैम। नो मैम। मैं तो लाइन यार, मैं तो लाइन वाइज पढ़ा रही थी, तुम लोगों ने तो मना किया। नो नो मैम। मैम। हमने मना नो किया। मैम। मुकर गए तुम लोग? नो मैम। अरे नो मैम। मुकर गई? मैम हमने मना नहीं किया। मैम हमारी टीचर से ऐसी कोई बात हुई नहीं। यस यस मैम। मैम हमने तुम लोगों ने नहीं, मैम अलग ग्रुप में किया होगा आपने। तुम लोगों ने नहीं किया यार, मेरे को सब ने तब मैंने एनसीईआरटी डिस्कस मना कर दी। तुमने याद है हमने प्लांट उसकी करी थी यार, वो करके कितना कितना आसान हो गया था मेरे को। आधी मैम हुई हमने थी। फर्स्ट चैप्टर की करवाई थी। हाँ। वो चैप्टर कितना आसान हो गया था, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है एनसीईआरटी एनालिसिस, मुझे लगता है बहुत प्रोडक्टिव है। यस मैम। यो मैं हमने मना यस और हमने मना नहीं करते। हमने पूछ यार मेरे को लगा तुमने मना की, सबने मना कर दी मुझे, हर बैच में बोल रहा मैम क्यों करवा रहे हो। मैं हमसे पूछा ही नहीं आपने। हमसे पूछा ही नहीं आपने अभी। हमारे बीच ऐसी बात हुई नहीं है। हमारे भी जैसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। नो मैम। नो। नालायक कहीं के दूसरे बैच वाले ठीक है, इस चैप्टर की करेंगे, ठीक है, यहाँ से करेंगे आगे। मेरे को लगता है कि यार पेपर ही उसी से आता है और वही तो समझ नहीं आती, जो वही यो समझ आती मैम। तो फिर दिक्कत ही क्या बची। मैं तो वही सोच रही थी, मैं कहा बच्चे पागल है, फिर मैं कहा मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे को इंस्ट्रक्शन तो यही है ना, चैप्टर कंप्लीट कराओ, मुझे इंस्ट्रक्शंस तो है नहीं एनसीईआरटी कराओ, तो मैं जबरदस्ती करा रही थी। फिर मैं सोचा छोड़ो, मेरे को यहाँ भी डांट पड़ेगी, इधर बच्चे भी नहीं मान रहे, फायदा क्या।
आपने पूछा नहीं, मैं तो आज मैसेज करने वाली थी कि आपने एनसीईआरटी रीड करवानी है। ओहो, चलो ठीक है, मैं याद रखूंगी। और क्या चाहिए तुमको टीचर से? ये सारे पॉइंट्स मेरे लिए लिखवाए क्या? नालायक को, ओवरऑल भी पूछ रही हूँ। और कोई पॉइंट? 13 पे मत एंड करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये 3 नंबर। अरे और कुछ भी होगा? मैम मोटिव मैम 12th की प्रिपरेशन भी साथ में। स्पेसिफिक एग्जाम बेटा, सेंटर तो नहीं ही चलेगा यहाँ पे अभी। ये तो अभी बैच डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं टीचर करा सकता, क्योंकि ये बैच हमें बने हुए मिलते हैं ना। तो ये आपको उनको बोलना पड़ेगा, आलम सर और ऑपरेशन की टीम के जो नंबर दिए ना आपको, उनसे बात करनी पड़ेगी। ये हमारे हाथ में नहीं, हम मेन नीट की कराते हैं। अगर आएंगे बोलेंगे हमें तो हम आगे की करा सकते हैं, है ना। यो मैम। ये मैम और क्या था? मोटी क्या? किसने मोटू कुछ कहा? मैं मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना। मोटिवेशनल स्टोरी। ओके, हाँ जी, बोलो बोलो। मैम मैम न्यू नई चीजें बताने, जैसे मैम हमें आज स्कूल में बता रहे थे कि पीरियड्स के लिए नया कोई प्रोडक्ट आया है, जैसे हम कब कब पता नहीं ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो वैसे ही साइंटिस्ट उस पे काम कर रहे हैं कि वो अभी मतलब ठीक है, वो लोगों के लिए नहीं है, मतलब लेडीज वगैरह के लिए। मैम ऐसी साइंटिस्ट मतलब क्या चल रहा है अभी वो सब कुछ साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या जा रहा है? यस ठीक है, मैम मैंने वो बताना। ठीक है, गुड, डन, ठीक है, ओके। और कुछ? ये फाइनलाइज समझू? यो मैम। ठीक है, ऑल राइट, गॉट इट। सो ये हमारे कौन सा बैच है? B4। B4। तो मैं लिख देती हूँ P4 बैच की रिक्वायरमेंट्स है। चलिए, कूल, ऑलराइट, करें फिर स्टार्ट। यो मैम। So you keep मैम you keep you keep this target in mind. I keep these points in mind. ठीक है? हाँ बोलो। मैम आप बोल के कोई बच्ची चुप हो गई, बोलो, बोल ले आज। कुछ नहीं, ओके। तो जब मैं भूल मैम जाऊँ, थैंक यू मैंने तो पढ़ाई नहीं अभी तक। मैम, क्योंकि हमारे टीचर मतलब मेल है ना, तो वो इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते, मतलब सिर्फ गर्ल्स ही है ना क्लास में, इसलिए। अच्छा, तो मैम वो आप पढ़ाते तो ज्यादा अच्छा लगता है। भेदभाव कर रही हो? मैम वो टीचर है ना, तो मेल थोड़ा ऐसे करते हैं ना कि गर्ल्स के सामने क्या ही बोलना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरी क्लास में मेल्स भी हैं, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैम में पढ़ाती हूँ। मैम पता नहीं, जब टीचर पढ़ाते हैं थोड़ा ऐसा लगता है कि टीचर सोच रहा है कि बच्चे हंसेंगे। वो मैम हमारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। यस मैम, हमारे टीचर्स यस हमारे। अच्छा, हो सकता है हर जगह का अलग अलग फर्क हो। चलो बढ़िया है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, वेलकम। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट्स बीच बीच में देखती रहूंगी जब मैं भूल जाऊंगी, ठीक है। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें करना क्या है? बहुत सिंपल है। आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेजर समझने हैं कि कैसे इंक्रीज। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेसिकली हम बात करेंगे कि सेक्स और सेक्स से होने वाली डिजीजेस क्या होती है। तो डिजीजेस के बारे में हम ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ते, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे उस चैप्टर में, वो है ही चैप्टर इसलिए तो उसमें पढ़ते हैं। हम बेसिकली जानते हैं सेक्स से क्या डिजीजेस हो सकती है, तो वो डिजीज ना हो उनसे बचने के मेजर्स, तो बेसिकली हम ये मेजर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन मेजर्स पे हमें फोकस करना है कि किस तरीके से बचा जा सकता है। और हम कुछ डेटा पढ़ेंगे वर्ल्ड का और इंडिया का कि कैसे उसने रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ लोगों की सीख रखने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए। उसके बाद हमें टाइम आएगा, चैप्टर का लास्ट का पार्ट है जहां पर आप इस चीज के बारे में पढ़ोगे कि अबॉर्शन क्या होती है, कब करा सकते हैं कब नहीं करा सकते हैं। और बिल्कुल एंड में आप पढ़ते हो टेक्निक्स, वो लोग जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो वो क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं टू कंसीव प्रेगनेंसी। सो ये चैप्टर बहुत बेसिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। बट जहां बोलूँ ना इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा और तुम पीवाईक्यू लगाना, वहीं से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान दे देना, जहां मैं बोलूँ बस उसको बार बार रिवाइज कर लेना। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम वॉइस नहीं आ रही।
ठीक है। की थी आपकी पहले। ओके, मैं कह रही हूँ कि इस चैप्टर में बस आपको जहाँ मैं बोलूँ ना इम्पोर्टेंट है उसको बस ध्यान से ना याद कर लेना बार बार पढ़ के, ठीक है। ओके मैम। ये चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है देखो, पॉपुलेशन तो वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है ना। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है। देखो, जब मेडिकल फैसिलिटी अलग है तो कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी केयर अच्छे से हो पाती है। डिलीवरी के बाद बच्चे को भी बचा लिया जाता है, मदर को भी बचा लिया जाता है। तो जब मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो लोगों की जिंदगी भी अच्छी हो रही है ना। कोई इतनी जल्दी बीमारी से मर नहीं रहा क्योंकि मेडिसिन अवेलेबल है। तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कोई भी इंसान है, कोई भी, हम ह्यूमन की बात करें तो जब इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है लाइफ से, उसे जीने के लिए चाहिए फूड और क्लोथ्स। हाउस, हाउस है ना, क्लोथ्स, चलो क्लोथ्स। हाँ, खाना, रहना, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, यही चाहिए। घर बनाने के लिए जमीन चाहिए। जमीन कहाँ से लाए? धरती में स्पेस तो उतनी ही है ना। अब समुद्र में जाके घर तो नहीं बना पाएंगे। खाना खाना अगर मुझे उगाना है तो मुझे खेतों, अब देखो खाना उगाने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, खेत। तो खेतों में अगर हमने घर बना लिए तो फिर खाना कहाँ उगाएंगे? तो खाना उगाने के लिए हम लोग जंगल काट रहे हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट काटते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर को नुकसान हो रहा है। और कपड़ों के लिए भी तो हम यही सब एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, उन्हीं की चीजों से हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं, राइट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें करना है इसे कंट्रोल, है ना। ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल करना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज करने से रोक दो। 1000 लोगों को घर अरेंज करना इजी होगा या 500 लोगों को? 500। हाँ, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट मेजर निकाले कि चलो पॉपुलेशन को रोके। तो हमने उसके लिए, जो इंडिया ने वन ऑफ द कंट्री थी जो जिसने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में सबसे पहले, दैट वाज इंडिया। और उसने इंट्रोड्यूस किया फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया फैमिली प्लानिंग, जहाँ पर आपने स्लोगन भी सुना होगा, हम दो हमारे दो, मतलब एक Yes, छोटे, ma'am. हाँ, एक मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो फैमिली प्लानिंग थी वो इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी इन 1951। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, सीधा डेट पे क्वेश्चन आता है, 1951 की बात है ये, ठीक है। तो मुझे कैसे याद है कि जब फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये मेरे पेरेंट्स के पैदा होने से पहले की है। तो इस टाइम तक तो वो भी पैदा नहीं हुए थे। तो ये मेरे नाना नानी के टाइम की बात है। तो देश आजाद कब हुआ था? 1947 आप लोगों ने पिक्चर देखी है सांड की आंख? No, ma'am. नो मैम। यो मैम, मैम देखिए। तुम बच्ची चीजें नहीं देखी, ये पिक्चर नहीं देखी किसी ने? मैम मैंने देखी है। ये पिक्चर देखने, पिक्चर बहुत अच्छी है। तो इसमें वो दिखाते हैं कि फैमिली प्लानिंग थी ना, तो इंदिरा गांधी जी का राज था, तो उन्होंने क्या किया था कि फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को उन्होंने स्कीम निकाली थी कि जो लोगों के फैमिलीज बढ़ चुकी है उन सब में कैस्ट्रेशन, सॉरी, उन सब में क्या कर देंगे, नसबंदी। नसबंदी मीन्स हम ये आगे करेंगे कि मेल को सर्जिकली इनफर्टाइल कर देते कि अब वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसे नसबंदी कहते हैं। तो 1947 में देश आजाद हुआ था, उसी के बाद ये स्कीम आई थी। तो इस पिक्चर में दिखाते भी है, एक सीन आता है जहाँ पे ये वाली किस्सा सुनाते हैं। तो 1947 से 51 बहुत करीब है, तो मुझे ऐसे याद है 1947 के 51 बहुत करीब है, तो यहाँ पर कहीं फैमिली प्लानिंग हुई थी, इसलिए मुझे नंबर 50 याद रह जाता है। तो याद रखना हमारी आज़ादी की एक बहुत पास का डेट है। कितने साल है आज़ादी और इसमें? 4 इयर्स हो गए ना बेटा? 4 years. हाँ, तो आज़ादी के 4 साल के बाद फैमिली प्लानिंग लॉन्च कर दी गई थी ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इंडिया में वैसे भी बहुत हंगर थी ना, राइट। Yo, ma'am. ठीक है, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा इन सब चीजों को कौन देखता है? ह्यूमन हेल्थ को, हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको कौन देखता है? हमारे पास एक पूरा संगठन है, एक पूरा ग्रुप है जो देखता है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सो इट इज RCH। R से रिप्रोडक्टिव, C से चाइल्ड, एंड हेल्थ केयर, H से हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ रखा है, ओके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पेज पे यही आंसर है। अभी कह रहे हैं कोई कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है? कॉन्ट्रासेप्टिव आर द थिंग्स जो बचाएगी अनवांटेड प्रेगनेंसी को, कि कोई नहीं चाहता प्रेगनेंसी हो, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो लाइफ का पार्ट है।
राइट। तो क्वाइटस तो होता ही है, सेक्स होता है, लेकिन हर सेक्स से बेबी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करना है। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। ये पिल्स भी हो सकती है, ये कोई इम्प्लांट्स भी हो सकते हैं जो शरीर के अंदर लगाए गए हो, ये इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ भी है, उसके कुछ फीचर होने चाहिए कि मैं कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही हूँ तो उसका कोई फीचर होना चाहिए। तो आइडियल फीचर क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है नीट पे, ठीक है। तो आपको आइडियल मतलब जो आपको चाहिए ऐसा ही होना चाहिए। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो है जिसमें ये सारे फीचर हो। जैसे एक आइडियल टीचर, फॉर एग्जांपल एक आइडियल टीचर वो है जिसमें ये सारे फीचर हो, है ना। आपने भी यही बताया ना मुझे। मैम इसी तरीके से एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या होना चाहिए, देखो। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव का पर्पस क्या है? टू अवॉइड बर्थ कंट्रोल, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, टू बर्थ अवॉइड कंट्रोल। अनवांटेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। बर्थ कंट्रोल, सही बात है, बर्थ कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। अनवांटेड प्रेगनेंसी कंट्रोल कर लो, बर्थ कंट्रोल हो ही जाता है ना। तो देखो, सबसे पहले ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल कोई फीमेल यूज कर रही है, मेडिसिन खा रही है, तो यार वो नॉर्मली खाए, उसको बीमारियां ना हो जाए। कोई मेल यूज कर रहा है, उसको भी कोई बीमारियां ना हो। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, उसको कोई नुकसान नहीं कर रहा। इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब देखो, किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के लिए 2 शहर छोड़ के जाना पड़े उस कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई को लेने के लिए, तो यार ये तो बहुत ही दिक्कत है ना। इंसान एक बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, राइट। तो वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नॉर्मल मेडिसिन की शॉप पे आपको मिल जाए। इफेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेडिसिन खाई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि दवाई इफेक्टिव थी नहीं। तो इफेक्टिव भी तो होनी चाहिए ना, काम करनी चाहिए। मैम। रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिवर्सिबल स्पेशली होती है मोस्टली, हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, इम्प्लांट्स की। इम्प्लांट्स या कोई सर्जरी, जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्लांट से भी तुम समझोगे नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई प्रोसेस किया डॉक्टर ने कि यूट्रस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा दी, छोटी सी मशीन लगा दी है कि ये जो फीमेल है अब नेक्स्ट 10 ईयर तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो तो बढ़िया है। लेकिन मान लो आफ्टर 5 ईयर फीमेल रियलाइजेस कि नहीं यार, उसको एक और बेबी चाहिए, तो वो डॉक्टर के पास जाके वो इम्प्लांट निकाल सके और दोबारा से कंसीव कर पाए। ऐसा होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव। ऐसा ना हो कि उसने वो मशीन लगाई और उसके बाद वो जिंदगी भर अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। मैम। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दवाई खा रहा है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो दवाई खाना छोड़ दे तो वो प्रेग्नेंट हो सके, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल, ठीक है। ओके मैम। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। देखो, नो साइड इफेक्ट तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम साइड इफेक्ट्स हो। ये ना हो ना कि कोई मेडिसिन खा रहा है उसके उल्टियाँ लगी हुई है, फिर कैसे चलेगा ना। तो उसके साइड इफेक्ट होने चाहिए। डज नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर के लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसको लिबिडो। तो जो सेक्सुअल डिजायर है, देखो वो हार्मोनल है, तो वो सब में होती है, फीमेल्स में भी होती है, मेल्स में भी होती है, एक एज के बाद सब में आती है, नॉर्मल है वो, नेचर ने ऐसे ही बनाया है। अगर सेक्सुअल डिजायर नहीं होती तो कोई भी सेक्स नहीं करता, और अगर सेक्स नहीं होता तो रिप्रोडक्शन, कोई नई जनरेशन आती नहीं, तो हम लोग भी नहीं होते, कोई नहीं होता, तो पॉपुलेशन ही खत्म हो जाती है इंसानों की। तो सेक्सुअल डिजायर एक नॉर्मल एनिमल फीचर है, इसलिए सारे एनिमल जिंदा है उस डिजायर की वजह से, अदरवाइज तो पॉपुलेशन ही रुक जाती। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो वो सेक्सुअल डिजायर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल वंस इन अ वीक पिल खा रही है, ठीक है, तो हफ्ते में 1 दिन पिल खाती है वो, और वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही, पर ये ना हो ना कि वो अगर पिल खाए तो उसको सेक्सुअल डिजायर ही ना हो, तो फिर तो प्रॉब्लम है। क्योंकि बैलेंस बना रहना चाहिए ना हर चीज का। उसी तरीके से कोई मेल है, अगर वो कोई प्रोटेक्शन यूज कर रहा है, लेकिन उसकी सेक्सुअल डिजायर सेक्रीफाइस हो गई है, उसको उस तरीके के इमोशंस नहीं आते, तो वो गलत है। वो नॉर्मल इमोशन से खेल रहा है, मेडिसिन एक बहुत बुरा इफेक्ट डाल रही है। तो सेक्सुअल डिजायर से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को, ठीक है। ये फीचर्स है जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में होने चाहिए। नीट ये पूछता है और एक फीचर गलत दे देगा, तो ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। जब समझ जाओगे तो हो जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन आए ना, तो तुम उसको रीड करके सोचना, डज इट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस, तो वो नहीं है, ठीक है। ये मैम। अच्छा, अब है बहुत सारे मेथड है, एक हम मेथड करेंगे। एक हम मेथड करेंगे, अब कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत सारे मेथड है। एक तो है नेचुरल तरीके से, एक है हम लोग मेडिसिन ले ले, एक है हम लोग इम्प्लांट्स लगा ले बॉडी में, और एक है सर्जरी करा लो।
इन सब तरीके से कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन कर सकता है, मींस अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड, ठीक है, क्वेश्चन आता है इन सबसे। तो सबसे पहला मेथड है नेचुरल मेथड में, दैट इज विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस, इसी के दो नाम है। सेकंड इज रिदमिक मेथड एंड थर्ड इज लैक्टेशनल एमेनेरिया। ओके, यो मैम। ओके, इसे लिख लो फिर एक बार, मैं एक बार पानी लेके आई। डन। यो मैम। देखो अब विड्रॉल मेथड, ये क्वाइटस इंटरप्ट है। क्वाइटस क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी। हाँ, प्रोसेस ऑफ सेक्स। इंटरप्टस मतलब इंटरप्ट करना, इंटरप्ट मतलब स्टॉप। स्टॉप। डिस्टर्ब कर दिया तुमने, रोक दिया उसको, है ना, ये कहते हैं ना, यो मैम। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल, विड्रॉल मतलब विड्रॉ कर लेना किसी चीज से। पीछे हट जाना। हम निकाल लेना। पीछे हट जाना या रिमूव कर लेना। हाँ, रिमूव कर लेते हैं ना, मैंने विड्रॉ कर लिया अपनी मनी, मैंने निकाल ली अपनी मनी बाहर, राइट। तो पीछे हट जाना या एक स्टेप पीछे ले लेना, दैट इज विड्रॉल मेथड। इसी को, यही बात है क्वार्टस इंटरप्टस। क्वार्टस इंटरप्टस में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सीमन रिलीज, देखो जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता सडनली सीमन रिलीज होता है। सीमन एपिडिडमिस में स्पर्म स्टोर होते हैं, धीरे धीरे वो इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा तक आते हैं। ये पीनस है, ठीक है, उसके यूरेथ्रा तक सीमन आता है, फिर आफ्टर अ वाइल वो फाइनली रिलीज होता है, ठीक है। सो मेल हैव अ सेंसेशन कि सीमन रिलीज होने वाला है, मेल को इस चीज का आइडिया हो जाता है। सो व्हाट दे डू इज दे परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर प्लेजर परफॉर्म करते हैं, राइट। लेकिन जिस जिस टाइम इजैकुलेशन हो रहा है, इजैकुलेशन मतलब सीमन रिलीज हो जैसे ही सीमन रिलीज होता है, मेल अपने पीनस को फीमेल के वजाइना से रिमूव कर लेगा। तो सारा सीमन अगर रिलीज हुआ भी तो बाहर हुआ ना, बॉडी के वजाइना के अंदर हुआ नहीं, तो प्रेगनेंसी होगी नो मैम। नहीं, राइट। सो जिसे कहते हैं क्वार्टस इंटरप्टस। अब इसके हर चीज के ना, एक तो तुमसे प्रोसेस पूछेगा और दूसरा वो तुझसे पूछेगा कि प्रोसेस के साइड इफेक्ट्स क्या है। मुझे बताओ, इसका कोई साइड इफेक्ट है बॉडी के ऊपर? नो मैम। नहीं, साइड इफेक्ट्स है ही नहीं। अब इसका क्या साइड इफेक्ट है? दवाई तो खाई नहीं, दवाई तो नहीं खाई ना, साइड इफेक्ट तो हो गई नहीं। तो हम लिख सकते हैं साइड इफेक्ट्स कैसे है इसके, ऑलमोस्ट जीरो। नील, जीरो। और इसकी, ये तो इसका एडवांटेज हो गया, है ना, यस मैम। ये है इसकी एडवांटेज। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेजेस, इसका सक्सेस रेट कैसा है, लो। जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। इस तरीके से प्रेगनेंसी से बचते हैं लोग, लेकिन लो है। मेल को पता चल जाता है लेकिन समटाइम नहीं पता चलता, फिर बाई चांस वो रिलीज, उसको लगा कि जैकुलेशन हुआ है, बाय द टाइम ही रिलीजेस पीनस आउट ऑफ वजाइना, हो सकता है ना थोड़ी सी जैकुलेशन होगी, है ना, पॉसिबिलिटी है। और मे बी अगर वहां पे गलती से 10 पंप भी चले गई, या 10 में से कोई एक जाके फर्टिलाइज कर सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी डोंट नो ना कौन सा स्पर्म करेगा। तो अगर एक भी रिलीज हो गया और बाई चांस वो एक ट्रेवल करके चला गया एक तक, तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसका सक्सेस रेट बहुत कम है, फेलियर रेट इसका हाई है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, फेलियर रेट हाई है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी में इतना क्रिस एंड क्रॉस थोड़ी है कि पहले कोई इंडिकेशन आएगा तभी रिलीज करना है। उसको सेंसेशन है, सेंसेशन कभी देर से भी तो हो सकती है ना, राइट। इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड, बट हाँ साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, तो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये था क्वार्टस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। क्लियर सबको? नेक्स्ट इज रिदमिक मेथड। रिदमिक मेथड से ना लोग विड्रॉल मेथड के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो रिदमिक मेथड का ऐसा कुछ नहीं है। रिदमिक मेथड ऐसा लगो उसकी कैलकुलेशन है, जो पीरियड्स मैथ करते हैं ना उसके साथ है। तो रिदमिक मेथड मतलब पीरियड, पीरियड्स, पीरियड मैप, तो मैप ही बोलती हूँ कि अपना पीरियड मैप बना लो
कि कब ओव्यूलेशन होनी है, कब पीरियड्स आने हैं। हम ऐसे करते कहीं ट्रैवल करना होता है तो पहले पीरियड मैप बना लेते हैं कि यार अगले मंथ इस टाइम पे पीरियड्स होने हैं तो ज्यादा हैवी ट्रैवल मुझे नहीं करना है, मैं तो ऐसे करती हूँ। ठीक है, तो पीरियड मैप वाला है रिदमिक मेथड। अब रिदमिक मेथड में क्या होता है, देखो ओव्यूलेशन कौन से दिन होती थी, मैम 14 डे 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है ना, इतना हमको पता है। तो ओव्यूलेशन होती है मतलब एग रिलीज होता है। यो मैम अगर इस टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो चांसेस है ना फर्टिलाइजेशन होने के बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली करना है कि देखो इसमें हम पीरियड्स याद करते हैं यहाँ से कि पीरियड्स का फर्स्ट 5 डे तक क्या होता है, ब्लीडिंग। फिर 14th डे पे, ये रहा 14 डे पे क्या हो जाता है, एग रिलीज। तो पीरियड मैथ की कहता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी 14 डे पे हो, पर देयर इज पॉसिबिलिटी 13 डे पे हो जाए या 15 डे पे हो जाए ना। तो 14 के आसपास की जितनी डेट है इन टाइम पे जो मेल और फीमेल है वो सेक्स अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिदमिक मेथड कि रिदमिकली हर महीने पीरियड मैथ कैलकुलेट कर लेंगे, और इस टाइम पे जहाँ पर ये सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड है ना, देखो 12 13 14 15 16 ये दिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पे कभी भी, क्योंकि ओव्यूलेशन है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो कभी भी रिलीज हो सकता है। तो वैसे तो मेन होते हैं 13 14 15 ये डेट्स। ठीक है, 13 14 15 ये मैं मंथ को फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट इफ मैं मंथ को स्टार्ट करूँ 10th ऑफ मई से, देन 14 डे ऑफ ओव्यूलेशन कब आएगा, 24 ना। तो किस टाइम पे सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, 24 25, यस राइट, समझिए ना। तो इसे हम कहते हैं रिदमिक मेथड कि अराउंड द डे ऑफ ओव्यूलेशन सेक्स को अवॉइड करो। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, नो मैम नील हाँ इसके साइड इफेक्ट्स नहीं क्यों होंगे, साइड इफेक्ट भाई कोई मेडिसिन थोड़ी ली, साइड इफेक्ट तब होंगे ना कुछ बाहर से लिया गया, बाहर से कुछ भी नहीं लिया, है ना। लेकिन सक्सेस रेट कैसा हो सकता है, मैम लो क्योंकि मैं थोड़ी जाके ओवरी पे देख रही हूँ अंडा कब रिलीज हुआ है ना। तो सक्सेस रेट इसका लो है, गलती हो जाती है आराम से, राइट। लास्ट इज लैक्टेशनल एमेनेरिया। लैक्टेशन का क्या मतलब होता है, मैम मिल secretion and formation of milk. हाँ मिल्किंग, सिंपली मिल्किंग कह देते हैं हम, है ना। तो जैसे पार्चुरेशन का बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो जैसे बच्चों की डिलीवरी होती है ना, फीमेल जो होती है वो लैक्टेट करना स्टार्ट कर देती है। लैक्टेट मतलब दूध देना स्टार्ट कर देती है, राइट, बनाना और देना स्टार्ट कर देती है। तो उस टाइमिंग पे कौन से हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है बॉडी में कि दूध बनता रहे, सबसे ज्यादा लेवल होता है प्रोलैक्टिन का। दूध बनता रहता है, रिलीज के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो जब भी बच्चा दूध पीता है तो ऑक्सीटोसिन का टाइम उस टाइम ज्यादा होता है, फिर बच्चा 2 घंटे के लिए सो जाता है तब प्रोलैक्टिन चल रहा है, फिर ऑक्सीटोसिन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोलैक्टिन का होता है। ठीक है, यो मैम जब भी प्रोलैक्टिन, हाँ नवदीप बोलो, नवप्रीत बोलो, पूछ बेटा। हाँ गलती से हो गया। अच्छा बेटा, जब भी प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज्यादा होता है ना, उसका एक फीचर है कि वो हमेशा लो रखता है एफएसएच और एलएचसी की सिक्रीशन। ठीक है, वो चाहता है सारा अटेंशन है उसके ऊपर हो। तो जब भी प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज्यादा, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, प्रोलैक्टिन जब भी हाई है तो किसकी सिक्रीशन है कम, और जब तक एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन कम है तो फॉलिकुलर फेज तो आएगा ही नहीं ना, फॉलिकल तो नहीं बन नहीं पाएंगे, ये बात है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब तक मदर बच्चे को दूध पिलाती है तब तक माना जाता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम है, क्योंकि एग नहीं बन रहा यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि लैक्टेशन एमेरेरिया कब तक चलता है, सो अप टू 6 months इट इज इफेक्टिव। ये इफेक्टिव माना गया है कि 6 महीने तक, बेबी डिलीवर होने के 6 महीने तक अगर मदर बच्चों को हैवी फीडिंग करती है ना, बहुत ज्यादा फीडिंग होती है बच्चे की, बच्चा और कुछ तो खाता ही नहीं, तो 6 महीने तक मदर की बॉडी में प्रोलैक्टिन का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि उस टाइम पे उसमें एग की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। इस वजह से फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो अगर वो तब सेक्स परफॉर्म करते हैं, क्वाइटस करते हैं, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस कम है। ठीक है, कब तक, अप टू 6 months। ये 6 month पूछा गया नीट में एज इट इज। ठीक है, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट कुछ लिया बाहर से, तो साइड इफेक्ट वुड बी निल।
लेकिन Zero. फेलियर रेट हाई क्यों यार? प्रोलैक्टिन हम इमेजिन कर रहे हैं मदर की बॉडी में अच्छा खासा है, बट व्हाट इफ ना हो, मे बी मदर बीच बीच में बच्चे को सॉल्यूशन दे रही है या बच्चे ने दूसरी चीज पे फीड करना स्टार्ट कर दिया, तो प्रोलैक्टिन का लेवल कम होने लग जाएगा। तो आप कह नहीं सकते हो ना कि जरूरी थोड़ी है उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का ज्यादा ही अमाउंट हो, राइट? तो प्रोलैक्टिन का अमाउंट ऊपर नीचे कब हो जाएगा? हम 6 मंथ तक मानते हैं, पर देयर इज पॉसिबिलिटी ना कि 3 मंथ्स के बाद डिक्रीज होने लग जाए। सो इसकी जो फेलियर रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, राइट? तो फेलियर रेट ऑफ द रिथमिक मेथड, ये रिथमिक मेथड की बात कर रहा है क्योंकि ये एनसीईआरटी ने मेंशन करा था। रिथमिक मेथड में क्या होता था? रिथमिक मेथड से कैसे याद किया था? Period ma'am. हाँ, तो उसका इन्होंने बताया है कि उसका फेलियर रेट है 12 to 40%। बहुत ज्यादा फेलियर रेट है ये, 40% चांसेस है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये खतरनाक मेथड है, राइट? तो ये करने नहीं चाहिए। ये फिर भी, ये वैसे सच में जिसको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है उनको नहीं करने चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकते हैं ना, राइट? इसका फेलियर रेट इतना ज्यादा है, उसका खतरनाक तो हो ही सकता है ना, तो ये करने चाहिए नहीं। पर लोग करते हैं, जो फैमिलीज हैं वो कर लेती है, मैरिड कपल्स होते हैं वो कर लेते हैं जनरली, लेकिन जो यूथ होता है, जो अनमैरिड कपल है, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फेलियर रेट बहुत ज्यादा है ना, तो दे कैन गेट इनटू अ बिग वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? Yo-yo ma'am. Yo-yo मैम। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड डन। इतना ही था नेचुरल मेथड, तुम आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? अब मैं तुमको बता रही हूँ बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड के अंदर कैसे होता है? बैरियर मेथड में मेल के केस में, देखो सिंबल मेल का है, मेल के केस में जो मेनली यूज होते हैं दैट इज कॉन्डम्स, ठीक है? इंटरेस्टिंग बात जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कॉन्डम फीमेल के भी आते हैं, पीपल डोंट नो दैट, पर इट्स ट्रू। तो फीमेल ऑल्सो हैव कॉन्डम्स। वो डायफ्राम भी यूज कर सकती है, डायफ्राम वो नहीं जो हमारी चेस्ट में होता है, डायफ्राम इज अ डिफरेंट थिंग जो बैरियर की तरह यूज है। देखो बैरियर क्या होता है, कभी तुमने देखे नाके लगे होते हैं पुलिस को Yo-yo चेकिंग के ma'am. लिए, है Yo-yo ना? मैम। बैरियर इज सिंपली यू पुट समथिंग इन बिटवीन कि जो स्पर्म है वो फिजिकली एग के पास पहुंच ही ना पाए, ठीक है? तो बैरियर इज समथिंग जो फिजिकली उन्हें पहुंचने नहीं दे रहा ना। फिजिकली मीन्स जिसको आप छू सकते हो, तो कोई चीज एक दूसरे को छू ही नहीं पा रही है, तो फिजिकली आप उसे छूने नहीं दे रहे हो, राइट? तो बैरियर मेथड आर फिजिकली स्टॉप स्पर्म फ्रॉम मीटिंग एग। मैम फिर जो स्पर्म्स होते हैं वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी बताऊंगी, देख बहुत सारे हैं इसके अंदर, Yo-yo ma'am. ठीक है? अब क्या मैं ये लाइन क्यों बोल रही हूँ एक्चुअली, क्या है ना, जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं डिफरेंट मॉडल पेपर या पीवाईक्यूज लगा रही होती हूँ, तो मुझे ऐसे तो नहीं याद रहेगा कि किसका कहाँ से क्वेश्चन है, लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे याद आता है मैंने वो लाइन कहीं पढ़ी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने ऐसे लिखा है ना फिजिकली स्टॉप स्पर्म फ्रॉम मीटिंग एग, तो ये मैंने कहीं पढ़ा है क्वेश्चन में, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, तो इसको लिख लो, ये तुम्हारे काम आएगा कहीं ना कहीं, Yo-yo ma'am. ठीक है? तो देखो अब ये नहीं की बात हम करते, तो सबसे पहले कॉन्डम्स पढ़ लेते हैं, राइट? Yo-yo ma'am. कॉन्डम के ऊपर स्टोरी ये थी कि एक इंडियन मतलब राजा थे, मुझे ना नाम नहीं याद, बहुत पहले सुनी थी मैंने, भूल गई। तो उन वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव थे, तो जो उनका मंत्री था उसको बहुत टेंशन थी कि राजा को कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जिससे वो उनको कुछ हो जाए। तो उस मंत्री ने अपने राजा के लिए सबसे पहली बार कॉन्डम बनाया था। कॉन्डम क्या होता है? लेटेक्स से बना होता है, ठीक है? इट्स लाइक अ वेरी हार्ड, वेरी फ्लेक्सिबल पॉलिथीन काइंड ऑफ ए थिंग, वैसा सा चीज है ये। तो उसने भी पहली बार कॉन्डम बनाए थे ताकि अपने राजा को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा सके। तब इतना अच्छे से उसे पता नहीं होगा, पर इतनी नॉलेज उसे थी कि इसका नुकसान हो सकता है। तो फिर उसके बाद तो अब ये मॉडिफाइड होता ही चला गया। तो कॉन्डम की सबसे खास बात ये होती है कि कॉन्डम्स क्या होते हैं, एक तो ये एसटीडी से बचाते हैं, सबसे खास बात ये होती है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, दिस इज अ मेल कॉन्डम, ठीक है? एंड दिस वन, द बिग वन, इज अ फीमेल कॉन्डम, ठीक है जी? फीमेल कॉन्डम आई थिंक एनसीईआरटी पे क्या है इसकी। Yo-yo ma'am. Yo-yo मैम। वैसे मैंने आज तक कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए आती हुई देखी तो नहीं है, पर देख के पता चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें सर्विक्स और वजाइना कवर करना है, तो फीमेल कॉन्डम थोड़ा बड़ा दिख रहा है कंपैरेटिवली, राइट? वैसे ये स्ट्रेचेबल होता है मेल कॉन्डम भी, और थोड़ा ऑयली होता है। सो मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम की स्पेशल बात क्या होती है? मेल कॉन्डम की स्पेशल बात क्या है, फीमेल की नहीं, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, इस पे आएगा क्वेश्चन। पहले तो इसकी स्पेशलिटी है कि इट प्रोटेक्ट, ये लिखना, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी। एसटीडी मीन्स Sexually transmitted. Sexually transmitted Sexually disease. transmitted disease. वेरी गुड।
मतलब जब सेक्स करते हैं तो सेक्स की वजह से मेल और फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहाँ पे लिक्विड एक्सचेंज होता है ना, मेल का सीमेन फीमेल में गया, फीमेल का म्यूकस भी तो मेल में गया, है ना, टच तो हुआ। तो अगर कोई डिजीज होती है ना वहाँ पे, कोई भी पैथोजन पड़ा तो वो पास हो जाता है एक दूसरे के बीच में, तो कॉन्डम क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होना चाहिए, अगर मेल को है तो फीमेल को नहीं होगी, फीमेल को है तो मेल को नहीं होगी, एक दूसरे को नहीं जाने देगा, ये बेस्ट पार्ट है इसका। फीमेल कॉन्डम ये चीज नहीं करता। तो एसटीडी प्रोटेक्शन रेयरली प्रोटेक्ट कर, मेनली नहीं प्रोटेक्ट कर पाता। क्यों? क्योंकि अभी बताती हूँ कैसे यूज होता है ना, इस वजह से नहीं कर पाता, पर मेल वाला पक्का कर लेता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर सबको। दूसरी खास बात क्या है, कॉन्डम को खुद ही यूज कर सकता है। ठीक है, तो इट इज यूजर फ्रेंडली, आप खुद यूज कर सकते हो, किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। तो जरूरी नहीं है, अगर देखो हर बार डॉक्टर की मदद की जरूरत होती तो किसी न किसी से डिस्कस करना पड़ता ना इस बारे में, लेकिन अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, तो ये प्राइवेसी देता है। कॉन्डम की खास बात क्या है, इट गिव प्राइवेसी टू द यूजर, यूजर के पास प्राइवेसी है भाई, उसको किसी को नहीं बताना, राइट। यहाँ लिखा है, तो ये वन लिखो, इसके प्रोस क्या है, प्रोस है प्राइवेसी टू यूजर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरा सेल्फ इंसर्टेड, खुद यूज कर सकते हैं इसको, किसी और की मेडिकल प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं वर्ड भूल गई हूँ, मतलब किसी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये इसकी खास बात है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा रहा है ओनली इन द केस ऑफ मेल्स, राइट। सो ये कुछ प्रॉफिट है इसके, और ये इजीली अवेलेबल होता है, आपको मोस्टली केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा, राइट। तो जो आइडियल फीचर है ना कॉन्ट्रासेप्टिव के, सबसे ज्यादा कॉन्डम्स में मिलते हैं, और स्पेशली मेल कॉन्डम में। तो फीमेल कॉन्डम के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो मेल कॉन्डम में क्या होगा, जो मेन का पीनस होता है, तो मैंने गलत बना दिया, सॉरी। तो जो मेल का पीनस होता है उसको कॉन्डम से कवर किया जाता है। ठीक है, वो जो रबर बैंड था वो कुछ इस तरीके से लगेगा, कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से देखो ये वाला। तो जब सीमेन रिलीज होगा ना, ये सारा कॉन्डम के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो मेल को कुछ नहीं करना है, इस कॉन्डम को रिमूव करना है जिसके अंदर सारा का सारा सीमेन है, और इसको बस डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो बेटा फीमेल के जितने भी लिक्विड थे वो कॉन्डम के बाहर ही तो लगे, मेल की बॉडी में तो कभी एंटर ही नहीं हुए, क्योंकि मेल की बॉडी में एंटर होते अगर यहाँ इस पॉइंट पे यूरेथ्रल ओरिफिस पे आते, वहां तक तो आई नहीं। और अगर फीमेल मेल के सीमेन में कोई बैक्टीरिया या वायरस था वो फीमेल तक गया नहीं, क्योंकि सब कुछ यही होल्ड हो गया, तो इसलिए ये इजीली डिस्पोज हो जाते हैं। फीमेल के केस में इशू क्या है, ये फीमेल का प्राइवेट पार्ट है, अरे अरे ये यूट्रस, ये सर्विक्स, ये वजाइना। चलो कॉन्डम बहुत अच्छे से इंसर्ट हो गया, नो वरीज। ठीक है, यहाँ से भी उसने प्रोटेक्शन दे दी, यहाँ से भी उसने प्रोटेक्शन दे दी। तो पीनस जहाँ तक इंसर्ट होगा, नो वेरीज, यहाँ तक पीनस इंसर्ट हुआ और उसने अपना सीमन रिलीज कर दिया। ठीक है, अब पीनस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो फीमेल को अपना क्या कहते हैं, फीमेल कॉन्डम को रिमूव करना है, तो उसको सारा कॉन्डम बाहर निकालना पड़ेगा और उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज मेल के केस में उसका प्राइवेट पार्ट बाहर था, फीमेल के केस में अंदर है। तो जब वो रिमूव करेगी ना, तो वो टेक्निकली सिर्फ वजाइना के पास से पकड़ के रिमूव कर सकती है ना, तो जब वो यहाँ से खींचेगी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्पिलेज हो जाए, स्पिल हो जाए, कहीं से फट जाए और ये सीमन अंदर ही रिलीज हो जाए थोड़ा थोड़ा, राइट। तो ये दिक्कत होती है कि प्रोटेक्शन देने के चांसेस कम है, इसलिए सबसे ज्यादा मेल कॉन्डम चलते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल को रिमूव करने में इशू है, रिमूव करने में वो बिखर जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फीचर ऑफ फीमेल एंड मेल कॉन्डम, याद रखना एसटीडी मेल कॉन्डम बचाता है फीमेल में। ओके चलो ठीक है, मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर बाकी का कल करते कवर। कल नहीं, कल तो संडे है, अब कब करेंगे, मंडे। होमवर्क दे दूँ तुम्हें, देख लो, पर फिर कर क्या आओगे, नहीं करा होगा तो नहीं दूंगी, करके आएंगे। ठीक है। तो मैं आपके ग्रुप में एक लिंक डालूंगी, आपके ग्रुप में एक लिंक डालूंगी, इट्स अ मूवी, लेकिन वो मूवी लॉग इन होगी आपके पेरेंट्स के अकाउंट से, तो आपके पेरेंट्स की जीमेल आईडी है फोन में, तो आपका होमवर्क है, और मैं सीरियसली पूछूंगी भाई, मैं मजाक में नहीं दे रही। तो ये होमवर्क वुड बी कि आपको क्या करके आना है, मैं यही लिख रही हूँ होमवर्क,
क्योंकि मैं ये अभी भेजूंगी तो फिर तुम यहीं से देख लेना, है ना। होमवर्क है, आपको एक रिपोर्ट लिख कर आनी है, ठीक है, छोटी सी। तो आपको मेरे को कुछ नहीं लिखना, आपको मुझे पहले लिखना है राइट 3 points व्हाट यू लर्न। तुम चाहे लंबा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, छोटा भी। व्हाट यू लर्न फ्रॉम द मूवी, मूवी से आपने क्या सीखा, ठीक है। और नेक्स्ट में आप लिखोगे राइट 2 points that you want to change in movie, इन मूवी स्टोरी। मूवी स्टोरी में कुछ चेंज करना चाहते थे, तुम्हें लगता है कि चक दे इंडिया में वो मैच जीत गए, पर तुम चाहते थे वो हार जाए, तो तुम्हें वो 2 पॉइंट लिख के आने। तुम क्या चाहते थे कि ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए थी मूवी में, कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। तो भाई अपने टेस्ट देने के बाद पिक्चर देखें, उससे पहले ना देखियो, पता चला मुझे केमिस्ट्री सर का कॉल आ गया या आपने बच्चे बिगाड़ दिए। यो मैम। ऐसा मत करना, ठीक है जी। चलिए यो मैम। आइए, तेजस्विनी, प्रेजेंट मैम। करुणा, प्रेजेंट मैम। स्वाति, प्रेजेंट मैम। कामिनी, अनामिका, यस मैम। अनीता, प्रेजेंट मैम। नंदिनी, यस मैम। विशिल, यस मैम। अलक, प्रीति, प्रेजेंट मैम। स्नेहा, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनीता, तमन्ना, प्रेजेंट मैम। अदिति भाटिया, यस मैम। तान्या, प्रेजेंट मैम। अर्चना, प्रेजेंट मैम। रमिता चंद, प्रेजेंट मैम। दीक्षा यस कुमारी, मैम। प्रेजेंट मैम। हिना भारद्वाज, यस मैम। आंचल बाला, प्रेजेंट मैम। अनुशिवा, प्रेजेंट मैम। वैशाली, यस मैम। तनिष्क, प्रेजेंट मैम। आयल, यस मैम। अनीशा, स्नेहा, सारी को नहीं आ रही, शिवांगी, शिल्पी, प्रेजेंट मैम। लेखराज, किस नाम से है बेटा तेरा, अनिल, अंजलि, ये रहा। प्रेजेंट मैम। हमेशा इसे अनिल बोल देती हूँ। मीनाक्षी, यस मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। साक्षी, यस मैम। मैम मैं कल भी प्रीति, थी। अरे अगी तू, प्रीति, प्रेजेंट मैम। इंजल, यस मैम। नामिका, गुंजन, पर गुंजन आई तो थी, मैं प्रेजेंट है। अलक, अंजू, प्रेजेंट मैम। भावना, प्रेजेंट मैम। ज्योति, प्रेजेंट मैम। सगुन पठानिया, प्रेजेंट मैम। श्वेता, श्वेता कुम, अच्छा सॉरी, ओके कहाँ मुझे मैं, दिव्यांशी, पारुल, प्रेजेंट मैम। नवप्रीत, सगुन पठाने आई तो है, दिख तो रही है मुझे, अलग है। कशिश, कशिश, रितिका, प्रेजेंट मैम। आरुषि, अपूर्वा, यस मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। बताओ भाई किसका रह गया। श्वेता। समझ आ गया मुझे। हीना, हीना तो मुझे लग रहा था आई है, रह गया कहीं से। हीना कर दिया तेरा प्रेजेंट, हीना प्रेजेंट है। और 40 भी प्रेजेंट है। 14। श्वेता 46। 46 श्वेता, श्वेता 46। ओके, और कोई। 14। मैम 11। 40 and 16। 14 and 11, 16। यो मैम। ओके, और दैट्स इट। ठीक है बच्चों, हैप्पी संडे, हैव फन। सेम टू यू मैम। थैंक्स। सेम टू यू मैम। बाय। Thank you.